हे ममाज एंड डैडीज, जब कभी भी किसी घर में एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर या फिर प्रीमेच्योर बेबी का जन्म होता है तो कितने सारे सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, अब क्या होगा, कहां से इतना सारा पैसा अरेंज करें कि एनआईसीयू का खर्च उठाया जा सके। और जहां हर वक्त ये खतरा बना रहता है कि क्या हमारा प्रीमेच्योर बेबी बच जाएगा, और अगर हमारा प्रीमेच्योर बेबी बच भी गया तो क्या वो बाकी फुल टर्म और हेल्दी बेबीज की तरह नॉर्मल बेबी होगा। बहुत सारी परेशानियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हमें बहुत ही सारे इमोशनल और फाइनेंशियल उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। ममाज एंड डैडीज, मेरा एक माइक्रो प्रीमी चैनल इंग्लिश में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। मेरा नाम है इशरत नवाज, अ मदर ऑफ 24 वीक्स micropreemie. What is micropreemie? Micropreemie babies are extremely premature babies who are born before 26 weeks and their weight is 800 gram or even less than 800 grams. और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हमने इस सिचुएशन को फेस किया और कैसे हम इन उतार चढ़ाव से गुजरे। अब हमारा प्रीमेच्योर बेबी कैसा है और हमारे एक्सपीरियंस से आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं। ममाज एंड डैडीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये वीडियो है चैलेंजेस आफ्टर प्री टर्म बर्थ के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस होंगे challenges during NICU stay, challenges after discharge of baby, and challenges in first year of life of premature baby, and how to face those challenges. तो प्लीज़ अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरा प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ था सिर्फ 24 वीक्स पर, यानी सिर्फ 5.5 महीना आफ्टर कंसेप्शन, और उसका वजन था सिर्फ 800 ग्राम्स, जो अगले 2 दिनों में 700 ग्राम से भी कम हो गया था। बेबी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट एंड एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी था। जिस हॉस्पिटल में मेरा प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ था वो हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड नहीं था, इतना एडवांस नहीं था कि वो इस केस को हैंडल कर पाता। जब मैं हॉस्पिटलाइज थी और मेरा वाटर ब्रेक हुआ था तभी डॉक्टर्स ने हमसे बोल दिया था कि हमें इस बेबी को किसी वेल इक्विप्ड एडवांस मेडिकल सेंटर फॉर चिल्ड्रन में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल इतना एडवांस और इतना वेल इक्विप्ड नहीं है कि इस डेलिकेट और क्रिटिकल बेबी को हैंडल कर पाए। और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बेबी को किसी वेल इक्विप्ड एडवांस मेडिकल सेंटर फॉर चिल्ड्रन में शिफ्ट करना। हमने कई वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट किया, वहाँ से जानकारी ली। हमें पता लगा कि वहाँ का खर्च होगा पर डे ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़, और हमारे बेबी को कम से कम 3.5 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। वो टाइम जो उसे वुम में होना चाहिए था, पेट में होना चाहिए था, बेबी को एनआईसीयू में रहना पड़ेगा। और इस 3.5 महीने का खर्च आता लगभग 50 से 55 लाख रुपीज़, जो हमारे लिए ह्यूज अमाउंट था। हमारे लिए अरेंज करना बहुत बहुत मुश्किल था। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स के हिसाब से बेबी के बचने के चांसेस थे ओनली 30%, और अगर बेबी बच भी जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि बेबी नॉर्मल होगा, उसके साथ लाइफ लॉन्ग कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हमें ये भी बताया कि जब भी प्रीमेच्योर बेबी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो बेबी को सेप्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर कुछ टाइम बाद हमने ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया जो हमारी जान पहचान में थे और जो मेडिकल फील्ड में थे, और हमें 3 दिन लगे ऐसा हॉस्पिटल ढूंढने में जो हमारे बजट में भी था और जिसके एनआईसीयू में एक बेड हमें खाली मिल गया हमारे बेबी के लिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने कैसे अपने बेबी को शिफ्ट किया और उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस हॉस्पिटल में मेरा बेबी पैदा हुआ था, हालांकि उस हॉस्पिटल की गायनी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि अगर उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस पर पहले ही ध्यान दिए होते तो मेरा सर्कलाज फेल नहीं होता, मेरा बेबी प्रीमेच्योर पैदा नहीं होता। पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, एहसानमंद हूँ उसी हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से। बहुत शुक्रगुजार हूँ उस हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन की, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी के जन्म के बाद का एक एक सेकंड बहुत ही कीमती होता है।
जब मेरा प्रीमेच्योर बेबी सिर्फ 24 वीक्स पर पैदा हुआ, उसके लंग्स इतने इमेच्योर थे कि वो खुद सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर ने एक एक सेकंड को बहुत ही वाइजली यूज़ किया और मेरे बेबी को इमीडिएटली वेंटिलेटर पर रखा और उसे वो मेडिकेशन दिया जो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। अगर मेरे प्रीमेच्योर बेबी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में ज़रा भी देर होती तो इसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो सकता था। डॉक्टर संदीप गर्ग ने पैदा होने के बाद शुरुआती 3 दिनों में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा मेरे बेबी का। ममाज एंड डैडीज, अगर आपको डॉक्टर्स ये बता दें कि अब प्रीमेच्योर बेबी कभी भी पैदा हो जाएगा, तो आप ऐसा हॉस्पिटल चूज़ कीजिए जिसका NICU बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जहाँ पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं और जहाँ पर 24/7 पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हैं, ताकि जब कभी भी आपका बेबी पैदा हो तो बिना एक भी मिनट गवाए उसे अटेंड किया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये वीडियोस बनाने में। अब बात करते हैं हमने कैसे अपने प्रीमेच्योर बेबी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बेबी के बर्थ के 3 दिन बाद हम एक एडवांस मेडिकल सेंटर फॉर चिल्ड्रन में बेबी के लिए NICU में एक बेड ढूंढ पाए और बेबी को शिफ्ट किया। और अब हमें ये पता था कि ये वो जगह है, जितना टाइम बेबी को वुम में होना चाहिए था, पेट में होना चाहिए था, उतना टाइम बेबी अब NICU में रहने जा रहा है। और अब अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बेबी यहाँ के बाद डायरेक्टली घर आएगा। ममाज एंड डैडीज़, ये वक्त NICU का टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एक एक दिन गुजरना बहुत ही भारी पड़ता है। टेक 1 डे एट अ टाइम। जब हमारा बेबी NICU में था तो हम भी काफ़ी डरे हुए रहते थे, क्योंकि बेबी अक्सर बहुत क्रिटिकल हो जाया करता था। मगर अब हमारा वही 24 वीक्स माइक्रोप्रीमी 3 इयर्स प्लस है एंड एब्सोल्युटली हेल्दी है एंड एक्टिव है, किसी भी फुल टर्म एक्टिव एंड हेल्दी बेबी की तरह। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने बेबी की NICU जर्नी और उसके उतार और चढ़ाव के बारे में, उसके चैलेंजेस के बारे में और कैसे उन चैलेंजेस को फेस किया जाए उसके बारे में। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी विद NICU जर्नी। लॉट ऑफ लव टू पेरेंट्स एंड देयर बेबीज।